अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ज़िया एंटरटेनमेंट। सबसे पहले आज की अहम खबरों का खुलासा। आफरीदी बमुकाबला मोदी, शायर में तनाज़ा इंस्टा पोस्ट, सोशल मीडिया पर जंग, दहशतगर्दी अड्डे, शुमाली पर लॉन्च पेज दोबारा बनाने का इल्ज़ाम, फ़ज़ाई पाबंदी, भारतीय जहाज़ों पर पाबंदी, तीसरा महीना दाखिल, पानी का झगड़ा, भारत ने पानी का मुआहदा रोका, पाकिस्तान नाराज़, किसान मसला, भारत का किसान पाकिस्तान में गिरफ्तार। शाहिद आफरीदी की सोशल मीडिया पर धूम मची हुई है कि शाहिद आफरीदी ने भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को स्पाइनलेस यानी बेगैरत करार दिया। ये तब सामने आया जब पहलगाम हमले के बाद भारत ने सोशल मीडिया पर पाबंदियां हटाईं और मुबैना तौर पर आफरीदी ने एक स्टोरी में मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। अगरचे अभी तक ये पोस्ट तस्वीर की शक्ल में है और इसकी तस्दीक नहीं हुई, मगर इंडियन मीडिया और अवाम में हलचल मच चुकी है। अफवाह या हकीकत? लोग इंस्टाग्राम पर आफरीदी की स्टोरी ढूंढ रहे हैं, कुछ इसे जाली करार दे रहे हैं, लेकिन बहस जोरों पर है। भारतीय मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर में दोबारा वही लॉन्च पेड्स तामीर करने शुरू कर दिए हैं जो भारत ने ऑपरेशन सिंदौर में तबाह किए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस काम में आईएसआई और पाक फौज मुलविस हैं। भारत के मुताबिक ये लॉन्च पेड्स भारत में दहशतगर्द भेजने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस खबर ने एक बार फिर सिक्योरिटी इदारों को चौंकना कर दिया है। पाकिस्तान ने तीसरा महीना भी भारत के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद रखी हैं। ये पाबंदी 23 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इस पाबंदी का असर कई भारतीय परवाज़ों पर पड़ रहा है क्योंकि उन्हें लंबे रास्तों से गुजरना पड़ रहा है। भारत ने पाकिस्तान के साथ पानी का इंडस वाटर ट्रीटी मुआहदा मुअत्तल कर दिया है और अपने डैम्स से गैर मौसमी पानी का अखराज शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने इस कदम को जंग जैसा अमल करार दिया है और यहां तक कहा गया कि ये एटमी रद्द अमल को दावत देने वाला कदम हो सकता है। भारतीय पंजाब का एक किसान अमृतपाल सिंह गलती से बॉर्डर पार करके पाकिस्तान चला गया। 9 दिन गायब रहने के बाद अब पाकिस्तानी हुक्काम की हिरासत में है और जुर्माने का सामना कर रहा है। पाकिस्तानी मांस हॉकी टीमें अगले महीने भारत में मुनाकदा एशिया कप और जूनियर वर्ल्ड कप मुकाबलों में शिरकत करेंगी। पाकिस्तानी मांस हॉकी टीमें अगले महीने भारत में मुनाकिदा एशिया कप और जूनियर वर्ल्ड कप मुकाबलों में शिरकत करेंगी। ये ताल्लुकात की कशीदगी के बावजूद एक अहम राब्ता है। इफ़ दी शाया एक तजिए ने बताया है कि पाकिस्तान भारत तसादुम ने मुस्तकबिल की चाइना सिस्टम्स का तसव्वुर वाज़े किया। भारत के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अमरीकी सदर ट्रंप के दावे को मुस्तरद किया कि जंग बंदी अमरीकी सालिसी से हुई थी। उनका कहना है कि ये बाहमी मुज़ाकरात से मुमकिन हुई। इफ़ चाइना इसराइल ने गज़ा पर शदीद बमबारी जारी रखी है। जुमेरात की रात तकरीबन 90 अफराद हलाक और हफ्तावार हलाकतें 300 के लगभग पहुँच गईं। स्कूल पर फ़ज़ाई हमला ने आलमी सतह पर शदीद तनकीद बर्पा कर दी। ख़ासतौर पर इससे पहले से तयशुदा मुमकिना जंग बंदी की बातें की जा रही थीं। इसराइली हुकाम वाशिंगटन में बैठ कर राब्ते जारी रखे हुए ताकि हमास के साथ जंग बंदी मुआहदा पर बात करे, जबकि गज़ा में हमले और हर तबाह हो रहे हैं। हमास जंग बंदी के एवज़ कैदियों की रिहाई का मुतालबा कर रहा है, जबकि इसराइल का मौक़िफ़ है कि एक मुकम्मल जंग बंदी तभी होगी जब तमाम मिज़ाइल ख़त्म हो जाएं। साबिक़ सदर ट्रंप ने इसराइल व हमास के दरमियान मुतवक्के 7 दिन की जंग बंदी का प्लान 2 रोज़ कबल पेश किया था, लेकिन हमास ने उसे आखिरी करार दिया जिसमें पूरी जंग बंदी और गज़ा से मुबैना इनखला ज़रूरी करार दिए गए। इसराइली काबीना और वज़ीर आज़म नेतन्याहू इस शर्त पर उड़े हुए हैं कि जब तक हमास मुसल्लह है जंग नहीं रुकेगी, इसलिए अबूरी मुआहदा मुश्किल नज़र आ रहा है। ईरान की हुकूमत ने इसराइल के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में 700 से ज़ायद अफराद को गिरफ़्तार किया है और 6 को मौत की सज़ा दी है। नए सख्त क़वानीन का नफाज हुआ है और ऑनलाइन निगरानी में इजाफ़ा किया गया है, जिससे अवाम में खौफ व हरास फैल गया है। इराक़ ने अमरीका से अपील की कि इसराइली तैयारे इराक़ी इलाका इस्तेमाल न करें ताकि ईरान पर हमले किए जा सकें। ये बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हो सकती है। इत्तला है कि इसराइली फ़ज़ाइया ने शामी और इराक़ी हुदूद से गुजर कर ईरानी अहदाफ़ को निशाना बनाया। ईरान ने 2 जुलाई से अब तक अपने मगरबी और मरकज़ी फ़ज़ाई हुदूद में सिर्फ बैनुल-अक़वामी अबूरी परवाज़ों की इजाज़त दी है। दाखिली परवाज़ें अभी पाबंदियों में हैं। ईरान के मशरक़ी इलाकों का आसमान मुकम्मल तौर पर खुला है, वहाँ दाखिली व ख़ारजी दोनों परवाज़ें मामूल के मुताबिक चल रही हैं। सिक्योरिटी ख़दशात। ईरान के जौहरी और अस्करी तनाव के दौरान गैर मुल्की परवाज़ों से गुरेज़ के लिए ये पाबंदियाँ लगाई गईं। आलमी एयर रूट्स
متاثر۔ کئی بڑی ایئر لائنز جیسے ایمریٹس، قطر ایئر ویز، ایئر انڈیا کو پروازوں کو متبادل راستوں مثلاً سعودی عرب اور مصر کی فضائیوں سے گزارنا پڑا، جس کے باعث پرواز کا وقت اور ایندھن کا استعمال بڑھا ہے۔ خانہ جنگی یا فضائی حملوں کے خدشات کے باعث یہ پابندی فوری نوٹس تک برقرار رہے گی۔ اس فیصلے کا مقصد مسافر طیاروں کی حفاظت بڑھانا بتایا گیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو بانگر بسٹر بام اور B-2 اسٹیلتھ بامبر فراہم کرنے کی قانون سازی زیر غور ہے، تاکہ اگر ایران جوہری صلاحیتیں حاصل کرتا ہے تو اسرائیل کے پاس ڈپریشن حملہ کرنے کی صلاحیت ہو۔ مزید یہ کہ پچھلے ماہ امریکہ نے اسرائیل کو حفاظتی دفاعی نظام جیسے THAAD ریڈار اور جدید 155 mm شیلز بھی فراہم کیے ہیں۔ امریکی اسلحہ سپلائی کی پالیسی پر قوی تجدید کی جا رہی ہے، خاص طور پر پینٹاگن سٹاک ختم ہونے کی وجہ سے اس پر نظر ثانی عمل میں ہے۔ ابھی تک کوئی تصدیق شدہ اطلاع نہیں ہے کہ اسرائیل فوری طور پر ایران پر حملہ کرنے والا ہے، تاہم ایران نے ایٹمی تنصیبات پر ڈرونز اور میزائل حملوں کی مبینہ خبر ملتے ہی فوری احتیاطی اقدامات کیے، جس میں فضائی حدود کی بندش بھی شامل ہے۔ ایران نے ایسے خدشات کے پیش نظر مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی فوجی موجودگی کو نوٹس کیا اور اسٹریٹ آف ہورمز بند کرنے کی حکمت عملی بھی زیر غور ہے، جو عالمی توانائی کی ترسیل کو متاثر کر سکتی ہے۔ ایران کی فضائی حدود، روس سے سینئر کمانڈرز پر مسلسل حملے۔ BBC روئٹرز۔ یوکرینی حملوں میں روس کے کم از کم 11 سینئر کمانڈرز ہلاک ہو چکے ہیں۔ تازہ ترین میرک جنرل میخائل گارڈکوف، ڈپٹی ہیڈ آف رشین نیوی کا کرسک میں یوکرین کی جانب سے مارس حملے میں قتل ہونا سنگین نقصان ہے۔ اس فہرست میں متعدد دیگر ہائی لیول کمانڈرز شامل ہیں۔ یہ حملے یوکرین کی گہری حکمت عملی اور روسی قیادت کو نشانہ بنانے کی کوشش ہے۔ یوکرین کے SBU ڈرونز نے روسی ایمو ڈپو کو ہنٹر سیزک ڈونیٹسک میں تباہ کیا 2 جولائی کو، جس سے مضبوط دھماکہ ہوا۔ 3 جولائی کو روسی میزائل حملوں میں پولٹاوا میں 2 افراد ہلاک، ایک کنسکرپشن آفس بھی متاثر ہوا۔ سابق روسی نامزد میئر آف لوہانسک مینیولیس پیلوئیوف بھی ایک دھماکے میں ہلاک ہو گئے۔ اس سے روس کی مقامی انتظامیہ میں غیر یقینی کی کیفیت بڑھ گئی۔ جنگ میں روس کی جانب سے اب تک سینکڑوں ہزار فوجی ہلاک یا زخمی ہو چکے ہیں۔ ان ٹوٹل فرام February 2022 to mid-2025 زیادہ از 165,000 سے 280,000 روسی فوجیوں کی ہلاکتیں یا زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، جبکہ یوکرین میں کل نقصانات 1 ملین سے تجاوز کر چکے ہیں۔ شمالی کوریا روس اتحاد۔ CNN کے مطابق 25,000 30,000 شمالی کوریان فوجی ممکنہ طور پر محاذ پر بھیجے جائیں گے۔ قیادت پر حملے۔ روسی اعلیٰ افسران کا مسلسل قتل، یوکرین کی گہری حکمت عملی کا حصہ۔ روزمرہ جھڑپیں، پولٹاوا، میزائل حملہ، لوہانسک میئر کی ہلاکت، ایمو ڈپو پر SBU حملے۔ کل نقصانات، لاکھوں فوجی ہلاک یا زخمی، 2 طرفہ شدید انسانی بحران۔ یوکرین کی فوجی ہلاکتوں کے بارے میں کوئی حتمی تصدیق شدہ اور آزاد ذریعہ سے معلومات نہیں ہے، کیونکہ جنگ کے دوران تعداد کو خفیہ رکھا جاتا ہے اور دونوں طرف اپنے نقصانات کم یا زیادہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختلف بین الاقوامی رپورٹس، انٹیلیجنس اطلاعات اور جنگی تجزیوں میں یوکرینی فوجیوں کی ہلاکتوں کے تخمینے 70,000 سے 300,000 تک مختلف آتے ہیں۔ کچھ زیادہ سنجیدہ تجزیہ کار اور مغربی ذرائع بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جنگ نے یوکرین کی فوج پر بھاری جانی نقصان کیا ہے، خاص طور پر 2024 اور 2025 کے دوران۔